मैं अजस्र आप सभी विद्यार्थियों के समक्ष फिर से एमबीबीआई क्वेश्चन लेकर के उपस्थित हूँ। आज हम लोग वर्ग 10+2 के विद्यार्थियों के लिए अर्थात इंटर के विद्यार्थियों के लिए विषय राजनीति विज्ञान से मॉडल सेट 5 लेकर के उपस्थित हूँ, क्योंकि इसके पहले हमने जो है मॉडल सेट 1, मॉडल सेट 2, मॉडल सेट 3 और मॉडल सेट 4 बना दिया है। आप मेरे चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, या उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहाँ से भी जाकर के देख सकते हैं। आज हम लोग जो है मॉडल सेट 5 वस्तुनिष्ठ प्रश्न गेस क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे। आज हम लोग जो है मॉडल सेट 5 में जो है 50 एमबीबीआई गेस क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे, जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। तो आप सभी विद्यार्थी जो है इस मॉडल सेट को ध्यान से देखिए और आप अपने एग्जाम की बेहतर से बेहतर तैयारी कीजिए। जो भी विद्यार्थी वर्ग 10+2 की तैयारी करते हैं, या वीडियो को बिना स्किप किए देखने का प्रयास कीजिएगा। तो हम लोग बढ़ते हैं आज के जो 50 प्रश्नों का सीरीज है उस सीरीज की ओर। तो आज का सबसे पहला प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का सबसे पहला प्रश्न है, किसने कहा कि राजनीति मूल्यों का प्राधिकृत विनिधान है जो किसी समाज में बाध्यकारी होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न फिर से पढ़ देते हैं। प्रश्न है, किसने कहा कि राजनीति मूल्यों का प्राधिकृत विनिधान है जो किसी राज्य में बाध्यकारी होते हैं। इसका आंसर होगा डेविड ईस्टन। इसका आंसर होगा डेविड ईस्टन। बढ़ते हैं दूसरे नंबर प्रश्न की ओर। तो दूसरा नंबर प्रश्न है, प्राचीन युग में राज्य का क्या रूप था। आपको बताना है कि प्राचीन युग में राज्य का क्या रूप था। इसका आंसर होगा नगर राज्य। इसका आंसर होगा नगर राज्य। तो बढ़ते हैं तीसरे नंबर प्रश्न की ओर। तो तीसरा नंबर प्रश्न है, किसे सत्ता का सिद्धांत शास्त्री माना जाता है। आपको बताना है कि किसे सत्ता का सिद्धांत शास्त्री माना जाता है। इसका आंसर होगा अरस्तु। तो बढ़ते हैं चौथे नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का चौथा नंबर प्रश्न है, पॉलिटिक्स नामक पुस्तक का लेखक कौन है। आपको बताना है कि पॉलिटिक्स नामक पुस्तक का लेखक कौन है। इसका आंसर होगा अरस्तु। इसका आंसर होगा अरस्तु। बढ़ते हैं पांचवें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का पांचवा नंबर प्रश्न है, किसने कहा कि मुझे स्वतंत्रता दो या मुझे मार दो। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न फिर से पढ़ देते हैं। प्रश्न है, किसने कहा कि मुझे स्वतंत्रता दो या मुझे मार दो। इसका आंसर होगा थॉमस जेफरसन। इसका आंसर होगा थॉमस जेफरसन। बढ़ते हैं छठे नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का छठा नंबर प्रश्न है, किसने कहा कि मनुष्य जन्म से स्वतंत्र है किंतु हर जगह बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। प्रश्न फिर से पढ़ देते हैं। प्रश्न है, किसने कहा कि मनुष्य जन्म से स्वतंत्र है किंतु हर जगह बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। इसका आंसर होगा रूसो। इसका आंसर होगा रूसो। तो बढ़ते हैं सातवें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का सातवां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी विचारधारा से संबंधित नहीं है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी विचारधारा से संबंधित नहीं है। इसके 4 ऑप्शन दिया गया है। ए में है पूंजीवादी समाजवाद, बी में है समाजवादी समाजवाद, सी में है वर्ग विहीन समाज और डी में है वर्ग विहीन एवं राज्य विहीन समाज। इसका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन पूंजीवादी समाज। इसका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन पूंजीवादी समाज। तो आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई है। बढ़ते हैं 8वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 8वां नंबर प्रश्न है, ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स नामक पुस्तक का लेखक कौन है। आपको बताना है कि ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स नामक पुस्तक किसने लिखा। इसका आंसर होगा हैरोल्ड लॉस्की। इसका आंसर होगा हैरोल्ड लॉस्की। तो बढ़ते हैं 9 नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 9 नंबर प्रश्न है, भौतिक समानता का अर्थ है। आपको बताना है कि भौतिक समानता का क्या अर्थ है। इसका आंसर होगा वितरणात्मक समानता। इसका आंसर होगा वितरणात्मक समानता। तो बढ़ते हैं 10वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 10वां नंबर प्रश्न है, किस सिद्धांत के अनुसार वर्गहीन समाज में ही न्याय उपलब्ध हो सकता है। आपको बताना है कि किस सिद्धांत के अनुसार वर्गविहीन समाज में ही न्याय उपलब्ध हो सकता है। इसका आंसर। तो बढ़ते हैं 11वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज के 11वें नंबर प्रश्न है, प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस तत्व पर बल देता है। आपको बताना है कि प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस तत्व पर बल देता है। ए में है विवेक, बी में है आस्था या अंधविश्वास, सी में है पुरानी परंपरा और डी में है कानूनी दृष्टांत। इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन पुरानी परंपरा। इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन पुरानी परंपरा। बढ़ते हैं 12वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 12वां नंबर प्रश्न है, न्याय व्यवस्था को सुरक्षित रखने में किस तत्व की सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका है। आपको बताना है कि न्याय व्यवस्था को सुरक्षित रखने में किस तत्व की सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका है। ए में है दल प्रणाली, बी में है स्वतंत्र प्रेस व मीडिया, सी में है प्रभावी विधिक व न्यायिक व्यवस्था और डी में है लिखित संविधान। इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन प्रभावी विधिक व न्यायिक व्यवस्था।
तो आशा करते हैं कि आपको ये सभी प्रश्न समझ में आ रहे हैं। अगर आपको लगता है कि सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के लिए उपयोगी है तो जरूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि इस तरह के एमबीबीएस क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर सबसे पहले मिले और आप अपनी एग्जाम की बेहतर से बेहतर तैयारी कर सकें। तो बढ़ते हैं 13 नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 13 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार अंतःकरण की स्वतंत्रता पर बल देता है? इसका आंसर होगा राजनीतिक अधिकार। इसका आंसर होगा राजनीतिक अधिकार। तो बढ़ते हैं 14 नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 14 नंबर प्रश्न है, किसने कहा कि कानून के बल के बिना अधिकार एक शब्द की तरह है जिससे मनुष्य की कोई सुरक्षा नहीं हो सकती है? इसका आंसर होगा थॉमस हॉबस। इसका आंसर होगा थॉमस हॉबस। तो बढ़ते हैं 15 नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 15 नंबर प्रश्न है, 1948 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने कौन सी घोषणा अपनाई? आपको बताना है कि 1948 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने कौन सी घोषणा अपनाई? इसका आंसर होगा मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा। इसका आंसर होगा मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा। तो बढ़ते हैं 16 नंबर प्रश्न की ओर। तो आज 16 नंबर प्रश्न है, अधिकारों की सामाजिक उपयोगिता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? आपको बताना है कि अधिकारों की सामाजिक उपयोगिता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? इसका आंसर होगा थॉमस हिल ग्रीन। इसका आंसर होगा थॉमस हिल ग्रीन। तो बढ़ते हैं 17 नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 17 नंबर प्रश्न है कि अधिग्रहण युक्त व्यक्तिवाद की अवधारणा किसके चिंतन में निहित है? आपको बताना है कि अधिग्रहण युक्त व्यक्तिवाद की अवधारणा किसके चिंतन में निहित है? इसका आंसर होगा हॉबस का लॉक। इसका आंसर होगा हॉबस का लॉक। तो बढ़ते हैं 18 नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 18 नंबर प्रश्न है, नागरिक गणतंत्रवाद का सूत्र किसने प्रतिपादित किया? आपको बताना है कि नागरिक गणतंत्रवाद का सूत्र किसने दिया या किसने प्रतिपादित किया? इसका आंसर होगा अरस्तु। इसका आंसर होगा अरस्तु। तो बढ़ते हैं 19 नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 19 नंबर प्रश्न है, नागरिक निष्क्रियवाद का पदबंध प्रतिपादित किया है? आपको बताना है कि नागरिक निष्क्रियवाद पदबंध का प्रतिपादन किसने किया? इसका आंसर होगा एंथोनी गिडिनस ने। इसका आंसर होगा एंथोनी गिडिनस ने। तो बढ़ते हैं 20 नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 20 नंबर प्रश्न है, किसने कहा कि धर्म लोगों के लिए अफीम है? आपको बताना है कि किसने कहा कि धर्म लोगों के लिए अफीम है? इसका आंसर होगा मार्कस। इसका आंसर होगा मार्कस। तो बढ़ते हैं 21 नंबर प्रश्न की ओर। तो आज के 21 नंबर प्रश्न है, किस विचारक ने युद्ध को क्रूर अनिवार्यता कहा? आपको बताना है कि किस विचारक ने युद्ध को क्रूर अनिवार्यता कहा है? इसका आंसर होगा मैकियावाली। इसका आंसर होगा मैकियावाली। इसका आंसर होगा मैकियावाली। तो बढ़ते हैं 22 नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 22 नंबर प्रश्न है, किसने कहा कि शांति कायरो का सपना है? आपको बताना है कि किसने कहा कि शांति कायरो का सपना है? इसका आंसर होगा मुसोलिनी। इसका आंसर होगा मुसोलिनी। इसका आंसर होगा मुसोलिनी। तो बढ़ते हैं 23 नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 23 नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा बनाए रखने हेतु 1902 में किस संगठन की स्थापना हुई? आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा बनाए रखने हेतु 1902 में किस संगठन की स्थापना हुई? इसका आंसर होगा राष्ट्र संघ। इसका आंसर होगा राष्ट्र संघ। तो बढ़ते हैं 24 नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 24 नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई? आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई? इसका आंसर होगा 1957 में। इसका आंसर होगा 1957 में। तो बढ़ते हैं 25 नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 25 नंबर प्रश्न है, भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? आपको बताना है कि भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? इसका आंसर होगा 1952 में। इसका आंसर होगा 1952 में। तो बढ़ते हैं 26 नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 26 नंबर प्रश्न है, भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत कब हुई? आपको बताना है कि भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत कब हुई? इसका आंसर होगा सन 1991 में। इसका आंसर होगा सन 1991 में। बढ़ते हैं 27 नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 27 नंबर प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? आपको बताना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? इसका आंसर होगा 1945 में। इसका आंसर होगा 1945 में। तो बढ़ते हैं 28 नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 28 नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? इसका आंसर होगा हेग में। इसका आंसर होगा हेग में। तो बढ़ते हैं 29वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 29 नंबर प्रश्न है कि गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? आपको बताना है कि गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? इसका आंसर होगा बेलग्रेड में। इसका आंसर होगा बेलग्रेड में। तो बढ़ते हैं 30 नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 30 नंबर प्रश्न है कि किस वर्ष में पश्चिमी राष्ट्रों ने नाटो की स्थापना की? आपको बताना है कि किस वर्ष में
पश्चिमी राष्ट्रों ने नाटो की स्थापना की? इसका आंसर होगा सन 1949 ईस्वी में। इसका आंसर होगा सन 1949 में। तो बढ़ते हैं 31वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज के 31वें नंबर प्रश्न है, शीत युद्ध के दौरान जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष में हुआ? आपको बताना है कि शीत युद्ध के दौरान जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष में हुआ? इसका आंसर होगा अक्टूबर 1990 में। इसका आंसर होगा अक्टूबर 1990 में। तो बढ़ते हैं 32वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 32वां नंबर प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? आपको बताना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? इसका आंसर होगा ट्रिग्यू लाई। इसका आंसर होगा ट्रिग्यू लाई। तो बढ़ते हैं 33वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 33वां नंबर प्रश्न है, ताशकंद समझौता कब हुआ था? आपको बताना है कि ताशकंद समझौता कब हुआ था? इसका आंसर होगा 1966 में। इसका आंसर होगा 1966 में। तो बढ़ते हैं 34वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 34वां नंबर प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के किस महत्वपूर्ण निर्णय में कहा कि कोई भी संवैधानिक संशोधन द्वारा हमारे मौलिक अधिकारों में कोई कटौती नहीं की जा सकती है? आपको बताना है कि सर्वोच्च न्यायालय ने किस महत्वपूर्ण निर्णय में कहा कि कोई भी संवैधानिक संशोधन द्वारा हमारे मौलिक अधिकारों में कोई कटौती नहीं की जा सकती है? इसका आंसर होगा गोलकानाथ केस 1967। इसका आंसर होगा गोलकानाथ केस 1967 में। समझ में आ गया? प्रश्न फिर से पढ़ देते हैं। 34 नंबर प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय ने किस महत्वपूर्ण निर्णय में कहा कि कोई भी संवैधानिक संशोधन द्वारा हमारे मौलिक अधिकारों में कोई कटौती नहीं की जा सकती है? इसका आंसर होगा गोलकानाथ केस 1967 में। तो बढ़ते हैं 35वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 35वां नंबर प्रश्न है, संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? आपको बताना है कि संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? इसका आंसर होगा 1976 का 42वां संविधान संशोधन द्वारा। 1976 का 42वां संविधान संशोधन द्वारा। तो बढ़ते हैं 36वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 36वां नंबर प्रश्न है, देश की रक्षा करना का कर्तव्य किस कोटि में आता है? आपको बताना है कि देश की रक्षा करने का कर्तव्य किस कोटि में आता है? इसका आंसर होगा मौलिक कर्तव्य। इसका आंसर होगा मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत। तो बढ़ते हैं 37वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 37वां नंबर प्रश्न है, चुनाव अंक कोटा निकालकर मतों की गणना किस प्रणाली के अंतर्गत की जाती है? प्रश्न फिर से पढ़ देते हैं। प्रश्न है, चुनाव अंक कोटा निकालकर मतों की गणना किस प्रणाली के अंतर्गत की जाती है? इसका आंसर होगा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। इसका आंसर होगा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। तो बढ़ते हैं 38वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 38वां नंबर प्रश्न है, कैबिनेट के मेहराब की आधारशिला किसे कहा गया है? आपको बताना है कि कैबिनेट के मेहराब की आधारशिला किसे कहा गया है? इसका आंसर होगा प्रधानमंत्री को। इसका आंसर होगा प्रधानमंत्री को। तो बढ़ते हैं 39वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 39वां नंबर प्रश्न है, राज्यों के शासन में किसे केंद्र का अभिकर्ता कहा जाता है? आपको बताना है कि राज्यों के शासन में किसे केंद्र का अभिकर्ता कहा जाता है? इसका आंसर होगा राज्यपाल को। इसका आंसर होगा राज्यपाल को। तो बढ़ते हैं 40वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 40वां नंबर प्रश्न है, राज्यसभा की सदस्यता के लिए कितनी न्यूनतम आयु निर्धारित है? आपको बताना है कि राज्यसभा की सदस्यता के लिए कितनी न्यूनतम आयु निर्धारित है? इसका आंसर होगा 30 वर्ष से कम न हो। यानी कहने का मतलब 30 वर्ष से ज़्यादा अधिक होनी चाहिए। राज्यसभा की सदस्यता के लिए कम से कम आयु जो है 30 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। तो बढ़ते हैं 41वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 41वां नंबर प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल क्या है? आपको बताना है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना है? तो इसका आंसर होगा 6 वर्ष। तो बढ़ते हैं 42वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 42वां नंबर प्रश्न है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं? आपको बताना है कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं? इसका आंसर होगा लोकसभा के अध्यक्ष। इसका आंसर होगा लोकसभा के अध्यक्ष। तो बढ़ते हैं 43वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 43वां प्रश्न है, नई अखिल भारतीय सेवाएं स्थापित करने की दृष्टि से विशेष महत्व किसका है? आपको बताना है कि नई अखिल भारतीय सेवाएं स्थापित करने की दृष्टि से विशेष महत्व किसका है? इसके 4 ऑप्शन दिया गया है। ए में है राज्यसभा के प्रस्ताव का, बी में है संसद के प्रस्ताव का, सी में है लोकसभा के प्रस्ताव का और डी में है विधानसभा के प्रस्ताव का। इसका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन राज्यसभा के प्रस्ताव का। इसका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन राज्यसभा के प्रस्ताव का। तो बढ़ते हैं 44वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 44वां नंबर प्रश्न है, प्राक्कलन समिति के सदस्य कौन होते हैं? आपको बताना है कि प्राक्कलन समिति के सदस्य कौन होते हैं? इसका आंसर होगा लोकसभा के सदस्यों में से चुने जाते हैं। आपको इसका आंसर होगा लोकसभा के सदस्यों में से चुने जाते हैं। प्रश्न फिर से पढ़ते हैं। प्रश्न
है। प्राक्कलन समिति के सदस्य कौन होते हैं? तो इसका आंसर होगा लोकसभा के सदस्यों में से ही चुने जाते हैं, यानी लोकसभा के सदस्य जो चुना जाता है वही जो है प्राक्कलन समिति का सदस्य होता है। तो बढ़ते हैं 45वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 45वां नंबर प्रश्न है, विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? आपको बताना है कि विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो इसका आंसर होगा 6 वर्ष। तो बढ़ते हैं 46वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 46वां नंबर प्रश्न है, विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित होने के लिए कितनी उम्र आवश्यक है? तो इसका आंसर होगा 30 वर्ष। तो बढ़ते हैं 47वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 47वां नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई? आपको बताना है कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई? इसका आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया से। इसका आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया से। तो बढ़ते हैं 48वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 48वां प्रश्न है, निम्न में से कौन संघ सूची का एक विषय है? आपको पता है कि निम्न में से कौन संघ सूची का एक विषय है। इसका 4 ऑप्शन दिया गया है। ए में है पुलिस, बी में है रक्षा, सी में है न्याय और डी में है फौजदारी विधि और प्रक्रिया। इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन रक्षा। इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन रक्षा। तो बढ़ते हैं 49वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 49वां नंबर प्रश्न है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में कौन से विषय जोड़े गए? आपको बताना है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में कौन से विषय जोड़े गए। इसके 4 ऑप्शन दिया गया है। ए में है जनसंख्या नियंत्रण, बी में सार्वजनिक स्वास्थ्य, सी में है जेल और डी में है फौजदारी विधि। इसका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन जनसंख्या नियंत्रण। तो बढ़ते हैं आज के सबसे अंतिम प्रश्न अर्थात 50वां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर ए रहा। तो आज का 50वां नंबर प्रश्न है, भारतीय संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास है? आपको बताना है कि भारतीय संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास है। इसके 4 ऑप्शन दिया गया है। ए में है राज्यों के पास, बी में है केंद्र एवं राज्य दोनों के पास, सी में है केंद्र के पास और डी में है किसी का पास नहीं। इसका आंसर होगा केंद्र के पास। इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन केंद्र के पास। तो आशा करते हैं कि आपको ये 50 प्रश्न समझ में आ गए हैं। अगर आपको लगता है कि सही प्रश्न इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के लिए उपयोगी है तो जरूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि इस तरह के एमबीबी क्वेश्चन आपका सबसे पहले मिले और आप अपने एग्जाम की बेहतर से बेहतर तैयारी कर सकें। इसके साथ बिहार बोर्ड के जितने भी विद्यार्थी हैं, साथ ही साथ इस देश के जितने भी युवा हैं जो किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, उन सभी मित्रों को, सभी दोस्तों को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।